इम्यूनिटी एंड इम्यूनोलॉजी, प्रतिरक्षा एवं प्रतिरक्षा विज्ञान। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक विशेष टॉपिक पर बात करेंगे जो इंटरमीडिएट बायोलॉजी से संबंधित है और इसके अंतर्गत हम जानकारी प्राप्त करेंगे मानव में प्रतिरक्षा कैसे होती है तथा इसके सभी अवयवों के बारे में भी। इम्यूनोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी that studied the immune system। प्रतिरक्षा विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली में जो हमें बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई तथा कई प्रकार के हार्मफुल सब्सटेंसेस से शरीर की रक्षा करती हैं। द वर्ड इम्यूनिटी come from Latin words immunis, that's mean free from disease। इम्यूनिटी का अर्थ होता है कि साधारण तौर पर शरीर को रोग मुक्त होना। तो इस प्रकार से शरीर को रोगों से बचाने वाले तंत्र को हम प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने 1796 में स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का इन्वेंशन किया और यह वैक्सीन काफ़ी कारगर साबित हुई थी। इसी से मॉडर्न इम्यूनोलॉजी की शुरुआत हुई और अनेकों प्रकार के टीके विकसित किए गए, जो टीके प्रतिरक्षण या इम्यूनिटी को मेंटेन करने में काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। टाइप ऑफ इम्यूनिटी, प्रतिरक्षण दो प्रकार का होता है। पहला है इन्नेट और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी और सेकंड है एक्वायर्ड और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी अर्थात जन्मजात या स्वाभाविक प्रतिरक्षा, जिसे हम अविशिष्टीकृत प्रतिरक्षा के नाम से भी जानते हैं। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में बाई बर्थ मौजूद होती है और ये विशेष प्रकार के पैथोजन के लिए ये विशेष नहीं होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसी प्रतिरक्षा जिसे हम उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं, जिसे हम अपने जीवन में अर्जित करते हैं, या स्पेसिफिक इम्यूनिटी विशेषीकृत प्रतिरक्षा ऐसी प्रतिरक्षा जिसको हम अपने जीवन में अर्जित कर लेते हैं। यहाँ पर इम्यूनिटी को दो प्रकार से बांटा गया है, इन्नेट एंड एडॉप्टिव और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और इसके प्रकार होते हैं नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में भी पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी होती है और आर्टिफिशियल में भी पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी होती है, जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत करते हैं और रोगों से शरीर को बचाते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी अथवा नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी ऐसी प्रतिरक्षा जो हमारे शरीर में जन्म से मौजूद होती है और यह फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन का कार्य करती है, अर्थात संक्रमण के खिलाफ यह सुरक्षा की पहली लाइन होती है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रीवियस एक्सपोजर, ये पिछले संक्रमण पर आधारित नहीं होती है। स्वाभाविक प्रतिरक्षा या इन्नेट इम्यूनिटी के कई कंपोनेंट्स हैं, जैसे पहला है फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स अवरोधक में स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स आदि आते हैं और इसका सबसे अच्छा उदाहरण
स्किन प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजन। यहाँ पर स्किन बैरियर अर्थात अवरोधक का काम करता है और शरीर के अंदर रोगाणुओं, पैथोजेंस या सूक्ष्मजीवों के प्रवेश को रोकता है। सेकंड है फिजियोलॉजिकल बैरियर। यह बैरियर बॉडी टेम्परेचर, पीएच, लाइसोजाइम आदि के द्वारा शरीर की सुरक्षा करता है। इसके अंतर्गत शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाना, पीएच का असंतुलित हो जाना, लार में पाए जाने वाले लाइसोजाइम का उपयोग और साथ ही साथ टीयर्स में भी पाए जाने वाले लाइसोजाइम, ये पैथोजेंस को, रोग कारकों को नष्ट कर देते हैं। थर्ड है सेलुलर बैरियर्स, कोशिकीय अवरोधक। ऐसे अवरोधक जो कोशिका के रूप में हमारे शरीर में पाए जाते हैं और पैथोजेंस को समूल नष्ट कर देते हैं और इस प्रकार प्रतिरक्षण स्थापित करते हैं। इनमें विशेष प्रकार की सेल्स जैसे फैगोसाइट सेल जो कि न्यूट्रोफिल्स से बनी होती हैं और प्रतिरक्षण का कार्य बखूबी करती हैं। साथ ही साथ विशेष प्रकार की सेल जिन्हें मैक्रोफेजेस कहते हैं, जो ब्लड में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं और आसानी से ये रुधिर कैपिलरीज से बाहर भी आ जाती हैं। ये ऐसी सेल्स होती हैं जो रोग कारकों अर्थात रोगाणुओं को घेर करके उनका डाइजेशन करके समाप्त करती हैं और शरीर को रोगों से मुक्त बनाती हैं। नेक्स्ट है साइटोकाइन बैरियर्स। साइटोकाइन बैरियर्स विशेष प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं और इस इन्फेक्शन में एक खिलाफ प्रोटीन जिसे हम इंटरफेरॉन्स, ऐसी प्रोटीन जिसे हम एंटीवायरल प्रोटीन भी कहते हैं, विषाणुओं के संक्रमण होने पर यह स्रावित होता है और ये विषाणुओं के संक्रमण को रोकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक और विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसको ट्रांसफेरिन भी कहते हैं। यह भी साइटोकाइनिन बैरियर की तरह यहाँ पर भाग लेते हैं। इन सब के उदाहरण क्रमशः टीयर्स किल बैक्टीरिया यूजिंग लाइसोजाइम। यदि हमारे आँखों के माध्यम से कोई सूक्ष्मजीव या रोग कारक प्रवेश करता है तो टीयर्स ग्लैंड जो आंसू का सेक्रेशन करते हैं, ये उन जीवाणुओं को नष्ट कर देते हैं। लैक्रिमेन ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट होने वाले टीयर्स बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स आदि का समाप्त कर देते हैं। इसी के साथ साथ स्किन म्यूकस एक्ट एज द प्रोटेक्टिव कवरिंग। स्किन के द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थ जैसे स्वीट, सीबम, आयल, ETC, ये सभी माइक्रोब्स को शरीर के अंदर प्रवेश ही नहीं करने देते हैं। एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। सलाइवा में प्रेजेंट एंजाइम भी माइक्रोब्स को रोकने का ही काम करते हैं। अब बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में, जिसे स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। ऐसी प्रतिरक्षा जो हम अपने जीवन में अर्जित करते हैं उसे हम उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। यह प्रतिरक्षा हमारे शरीर में जीवन के दौरान विकसित होती है। इट इज़ स्पेसिफिक एंड हैज़ मेमोरी। यह प्रतिरक्षा विशेष होती है और इसके पास एक मेमोरी अर्थात स्मृति सेल होती है। इफ़ द सेम पैथोजन अटैक्स अगेन, आवर इम्यून सिस्टम रिमेंबर्स एंड फाइट क्विकली। अगर उसी प्रकार का पैथोजन दोबारा शरीर में पहुंचता है तो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र उन्हें ध्यान में रखकर तुरंत लड़कर समाप्त कर देती हैं। इस प्रकार से एक्वायर्ड इम्यूनिटी विशेष होती हैं। टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इट इज़ 2 टाइप, एक्टिव इम्यूनिटी
एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो हम बात करेंगे एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में। एक्टिव इम्यूनिटी इट इज़ डेवलप आफ्टर इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। जब किसी सूक्ष्म जीव या रोग कारक का संक्रमण शरीर में हो जाता है अथवा वैक्सीन के द्वारा उसको वैक्सीनेशन किया जाता है तो उसमें एक्टिव इम्यूनिटी आ जाती है। और इस इम्यूनिटी के द्वारा शरीर में खुद विशेष प्रकार की प्रोटीन्स बनती हैं जिनको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। और ये एंटीबॉडीज़ सूक्ष्म जीवों को समाप्त करने के लिए या उनके प्रभाव को निष्क्रिय कर देती हैं। एग्जाम्पल्स हैं रिकवरी आफ्टर मिसेल्स इन्फेक्शन। मिसेल के इन्फेक्शन के बाद दोबारा इन्फेक्शन होने पर इसकी रिकवरी शीघ्र ही हो जाती है। आफ्टर कोविड-19 वैक्सीनेशन, कोविड-19 के वैक्सीनेशन के बाद शरीर में एक्टिव इम्यूनिटी स्टेबल हो जाती है। और इसकी कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, ये लंबे अंतराल तक के लिए होती हैं। और इनमें मेमोरी भी पाई जाती है जिसके कारण दोबारा संक्रमण होने पर ये तेज़ी से कार्य करती हैं। अब हम बात करेंगे पैसिव इम्यूनिटी के बारे में। तो हियर रेडीमेड एंटीबॉडीज आर गिवन टू ए पर्सन। इसमें क्या होता है कि तैयार की गई एंटीबॉडी को शरीर के अंदर प्रविष्ट कराते हैं और इसमें शरीर खुद एंटीबॉडी नहीं बनाता है, अर्थात एंटीबॉडीज बाहर से दी जाती हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार हैं, जैसे एंटी टेटनस सीरम, मदर्स मिल्क जिसमें IgA एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। इट इज़ शॉर्ट लिव एंड हैज़ नो मेमोरी, ये कम से कम समय के लिए होती हैं और इनके पास कोई मेमोरी नहीं होती, अर्थात स्मृति कोशिका नहीं होती है। अब हम समरी टेबल के माध्यम से एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की तुलना करते हैं। तो बात करेंगे फीचर्स की। फीचर्स में सोर्स, एक्टिव इम्यूनिटी बॉडी स्वतः उत्पन्न कर लेती है जबकि पैसिव इम्यूनिटी या बाहर से प्राप्त की जाती है। मेमोरी एक्टिव सेल में एक्टिव इम्यूनिटी में पाई जाती है जबकि पैसिव इम्यूनिटी में एब्सेंट होती है। यह इसका ड्यूरेशन लंबे समय तक होता है जबकि पैसिव इम्यूनिटी शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। एग्जाम्पल, आफ्टर वैक्सीनेशन एक्टिव इम्यूनिटी स्टेबल होती है जबकि मदर्स मिल्क, सीरम और इंजेक्शन के द्वारा पैसिव इम्यूनिटी शरीर में प्रविष्ट होती है। अब हम बात करेंगे लिम्फोसाइट्स एंड देयर टाइप्स। लिम्फोसाइट WBC के एक विशेष कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर को पैथोजन से बचाते हैं। आवर इम्यून सिस्टम मेनली डिपेंड ऑन लिम्फोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स हमारे लिए वाइट ब्लड सेल का एक प्रकार है जो शरीर में माइक्रोब के इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट, जिन्हें शॉर्ट में बी सेल तथा टी सेल के नाम से भी जानते हैं। लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन बोन मैरो सेल्स में होता है। यदि लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन बोन मैरो में हो रहा है तथा उनका परिपक्वन मैचुरेशन बोन मैरो में ही हो रहा है तो ऐसी लिम्फोसाइट को हम बी लिम्फोसाइट कहते हैं। अर्थात लिम्फोसाइट का उत्पादन और परिपक्वन दोनों यदि बोन मैरो में होता है तो ऐसी लिम्फोसाइट को हम बी लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं। जबकि टी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन बोन मैरो में तो होता ही है
लेकिन इसका मैचुरेशन थाइमस ग्लैंड में होता है और इसीलिए इसे टी सेल्स कहते हैं। टी लिम्फोसाइट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में विशेष प्रकार की प्रोटीन CD4 तथा CD8 पाई जाती हैं, जो माइक्रोब्स, रोग कारकों के इन्फेक्शन को रोकने के लिए ये माइक्रोब्स का ही प्रोटीन के द्वारा डाइजेशन कर देती हैं। लिम्फोसाइट्स में हम बात करेंगे अब भी लिम्फोसाइट की। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये एंटीबॉडी के द्वारा शरीर में प्रतिरक्षा स्थापित करती हैं। चूँकि एंटीबॉडीज़ हमारी ब्लड में पाई जाती हैं, इसलिए इसे ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज दैट सर्कुलेट इन द ब्लड एंड लिम्फ। बी सेल्स के द्वारा उत्पन्न एंटीबॉडी पूरे शरीर के ब्लड तथा लसिका तंत्र में परिसंचरित होती रहती है। एग्जाम्पल, बी सेल्स प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी तथा इम्यूनोग्लोब्यूलिन यम एंटीबॉडीज आफ्टर द इन्फेक्शन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन एक प्रकार की ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती हैं जो प्रतिरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब हम बात करेंगे टी लिम्फोसाइट की। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जिसे हम CMI भी कहते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज बट किल्ड इन्फेक्टेड आर एबनॉर्मल सेल्स डायरेक्टली। तो ये टी लिम्फोसाइट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी या कोशिका मध्य प्रतिरक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं और ये एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन नहीं करती हैं, जबकि ये इन्फेक्टेड या असामान्य कोशिका को डायरेक्ट किल करके समाप्त कर देती हैं। टी सेल्स निम्न प्रकार की होंगी। पहला है हेल्पर टी सेल्स, जिसे हम TH सेल्स भी कहते हैं। दे एक्टिवेट बी सेल एंड मैक्रोफेजेज। हेल्पर सेल बी सेल, बी लिम्फोसाइट तथा मैक्रोफेजेज सेल को एक्टिव कर देती हैं। सेकेंड है साइटोटॉक्सिक टी सेल, जिसे हम साइड में TC भी कहते हैं। ये इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके कारण शरीर में प्रतिरक्षा स्थापित हो जाती है। इसके बाद सस्पेंसर टी सेल, इस प्रकार के सेल्स रेगुलेट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को नियंत्रित करते हैं। यदि संक्रमण कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो ये साइटोटॉक्सिक सेल के प्रभाव को रोक देते हैं। और इनके साथ ही साथ मेमोरी टी सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जो पैथोजेंस के इन्फेक्शन को हमेशा याद रखता है, रिमेंबर किए रहता है फॉर फ्यूचर डिफेंस, भविष्य में होने वाले प्रतिरक्षण के बारे में। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी दैट इज CMI, इसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं बनती है, बल्कि टी सेल सीधे इन्फेक्टेड सेल को नष्ट करते हैं और यह प्रक्रिया ऑर्गन ट्रांसप्लांट, रिजेक्शन में तथा वायरल इन्फेक्शन डिफेंस में होती है। एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी दैट इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी, इट इन्वॉल्व्स B cell and antibodies present in the body fluid, that is example neutralization of bacterial toxin and viruses। तो ये बैक्टीरिया तथा वायरस के इन्फेक्शन को ही समाप्त करती हैं। अब बात करेंगे एंटीबॉडीज़ के बारे में। एंटीबायोटिज वाई शेप्ड प्रोटीन मेड बाय प्लाज्मा सेल्स, ये प्लाज्मा सेल से बनी वाई शेप की प्रोटीन्स होती हैं और ये प्रोटीन विशेष होती हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। तो हमारे ब्लड में 5 प्रकार की एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, जिन्हें इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स भी हम कहते हैं। हम इनके बारे में जानते हैं।
तो IgG ये पहली प्रकार की एंटीबॉडीज़ है जिसको हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी कहते हैं। इनका फंक्शन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी प्रोसेस प्लेसेंटा या लंबे समय तक प्रतिरक्षण स्थापित करती हैं। और इसको देखा गया है मिसेल्स नामक रोग के रिकवरी में। IgM इम्यूनोग्लोब्यूलिन यम जिन्हें हम कहते हैं, ये फर्स्ट एंटीबॉडीज़ हैं जो प्रोड्यूस्ड हुई हैं और इनको देखने को मिलता है अर्ली इन्फेक्शन में, शुरुआती संक्रमण में। IgA इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए यह पाई जाती है लार, स्लाइवा तथा मिल्क के सेक्रीशन में और प्रोटेक्ट करती हैं म्यूकोशल सरफेस को। IgE इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई दैट काजेज एलर्जी रिएक्शन, इनके द्वारा एलर्जीज होती हैं जैसे अस्थमा एंड पॉलन एलर्जी, पॉलन ग्रेन्स के द्वारा होने वाली एनर्जी। IgG इम्यूनोग्लोब्यूलिन डी इट हेल्प्स एक्टिवेशन ऑफ बी सेल या बी सेल के एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट करती है। अब हम बात करेंगे एलर्जी के बारे में। एलर्जी एक ऐसी स्थिति या प्रक्रिया है जब शरीर हार्मफुल चीज़ों पर भी ओवर रिएक्ट करता है, साथ ही साथ हार्मलेस चीज़ों पर भी यह ओवर रिएक्ट करता है। इट इज़ काजेज बाई इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई दैट इज टाइप ऑफ एंटीबॉडीज एंड हिस्टामाइन रिलीज फ्रॉम द मास्ट सेल। तो मास्ट सेल के द्वारा हिस्टामाइन और एंटीबॉडीज IgE सेक्रेट होती है जो एलर्जी जन्य प्रक्रियाओं को संपादित करती है। अब हम जानेंगे कॉमन एलर्जीज। कुछ विशेष प्रकार की एलर्जी, जैसे कुछ लोगों को धूल और पराग कणों के द्वारा एलर्जी होती है। कुछ लोगों को भोजन में उपस्थित जैसे पीनट्स आदि से एलर्जी देखी जाती है। एनिमल के बाल तथा मेडिसिन से भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है। एलर्जी प्रक्रिया में जो प्रमुख लक्षण दिखते हैं वो है छींकना, खुजली, आँखों से पानी आना तथा अस्थमा, ये प्रमुख हैं। अब हम बात करते हैं वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीन ऐसे माइक्रोब्स होते हैं या ऐसे जैविक पदार्थ होते हैं जो प्रायः सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर माइक्रोब्स को इनएक्टिव करके या उनको डेड करके या उनको इफेक्टलेस बना करके वैक्सीन बनाई जाती है। ए प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीजेंस दैट स्टिमुलेट इम्यूनिटी, और वैक्सीन शरीर को रोगों से लड़ने के लिए पहले से ही तैयार कर देता है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तब होती है जब हमारे शरीर में वैक्सीन का प्रभाव दिखता है। द प्रोसेस बाय गिविंग वैक्सीन टू इंड्यूस्ड इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी को स्टेबल करने के लिए वैक्सीन दिया जाता है और इस प्रोसेस को वैक्सीनेशन कहते हैं। अब बात करेंगे टाइप ऑफ वैक्सीन। तो वैक्सीन के कई प्रकार हैं, जैसे लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ऐसे वैक्सीन जो वीकेंड माइक्रोब्स के द्वारा, कमज़ोर सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, उन्हें हम लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कहते हैं, जैसे BCG और MMR का वैक्सीन। किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, मृत अथवा निष्क्रिय वैक्सीन, ऐसी वैक्सीन जो माइक्रोब्स को किल या इनएक्टिव करके बनाई जाती है। ऐसे वैक्सीन पोलियो में प्रयोग किए जाते हैं तथा रेबीज में प्रयोग किए जाने वाले वैक्सीन होते हैं। टॉक्सॉइड वैक्सीन, ऐसे वैक्सीन जो टॉक्सिक मटेरियल अर्थात विष पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे DPT, डिप्थीरिया, परथ्यूसिस और टिटनेस का
वैक्सीन, जिसे ट्रिपल वैक्सीन भी कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन, ऐसी वैक्सीन जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी। एमआरएनए वैक्सीन या फाइजर और मोडेराना अर्थात जो कोविड-19 के लिए थी, उसके द्वारा तैयार की गई थी। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन, टीकाकरण का महत्व। टीकाकरण से हमारा जो शरीर होता है यह पूरी तरीके से डिजीज फ्री हो जाता है। क्रिएट्स हर्ट्स इम्यूनिटी, प्रतिरक्षण तंत्र को बढ़ा देता है। सेव मिलियंस ऑफ लाइफ्स एवरी ईयर, लाखों लोगों के यह जीवन को हर साल बचाता है वैक्सीन। तो वैक्सीनेशन एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है जिससे लोगों के जीवन को आसानी से बचाया जा सकता है। अब हम बात करेंगे इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी के बारे में। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी ऐसी मेमोरी है जो सूक्ष्मजीवों के संक्रमण अर्थात रोग कारकों के द्वारा तैयार की जाती है और यह दोबारा इन्फेक्शन में तेज़ी से कारगर होती है और उन्हें समाप्त कर देती है। When a pathogen attacks first time, that time called primary response, जो कि धीरे होता है, स्लो होता है, और जब वही माइक्रोब्स दोबारा उसका इन्फेक्शन होता है, when it attacks again, the secondary response initiated और it is fast and stronger, मतलब ये तुरंत प्रभावी हो जाते हैं। यही कारण है कि हम एक ही बार बीमारी दोबारा नहीं झेलते हैं, जैसे मीसल्स। अब हम चैप्टर के समरी की बात करेंगे, तो रिकैप करेंगे, तो हम बात करेंगे इम्यूनोलॉजी। तो यह स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम है। एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक इन्नेट और एक एक्वायर्ड। लिम्फोसाइट भी दो प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स जो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी करती है, जबकि टी लिम्फोसाइट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एंटीबॉडीज़ यहाँ पर 5 प्रकार के होते हैं, IgG, इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी, इम्यूनोग्लोब्यूलिन एम, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ई, इम्यूनोग्लोब्यूलिन डी। ये प्रमुख एंटीबॉडीज़ हैं। एलर्जी, IgE एंटीबॉडीज़ यहाँ पर हाइपर सेंसिटिव होती है एलर्जी के लिए। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है, अर्थात लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया होती है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी शॉर्ट टर्म अर्थात थोड़े ही समय के लिए होती है। वैक्सीन ये प्रिवेंटिव प्रोटेक्शन, सुरक्षात्मक आवरण होता है मनुष्यों में तथा जीवधारियों में। हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी नेचुरली, हम जानते हैं कि कैसे अपने शरीर के प्रतिरक्षण को हम प्राकृतिक तरीके से बढ़ा सकते हैं। इसके यहाँ पर 10 आसान तरीके दिए गए हैं, जैसे नंबर 1 है बैलेंस डाइट। हम अपने भोजन में प्रॉपर बैलेंस डाइट का यूज करें, जिसमें फ्रूट्स, हरी सब्जियाँ, सूखे मेवे, विटामिन सी रिच फूड लाइक आंवला, ऑरेंज और लेमन को शामिल करना चाहिए। विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी की डिफेंस सिस्टम मजबूत करते हैं, इसलिए भोजन में यह हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। सेकंड है प्रॉपर स्लीप, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी होती है। कम सोते हैं तो स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है। स्लीप हेल्प्स इम्यून सेल्स टू फंक्शन बेटर, सोने के कारण प्रतिरक्षण कोशिकाएं अपने कार्य को और सुग्राहिता से करते हैं।
रेगुलर एक्सरसाइज और योगा, हमें प्रतिदिन एक्सरसाइज या योगा करना चाहिए, जैसे वॉकिंग, प्राणायाम, लाइट योगा, इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन एंड इम्यूनिटी। तो इन सभी योगा, एक्सरसाइज आदि को हमें लगातार करना चाहिए। स्टे हाइड्रेट, ड्रिंक 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर डेली टू रिमूव टॉक्सिन। तो शरीर से विषैले पदार्थों को निकालने के लिए कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। एवॉइड जंक फूड एंड स्मोकिंग, हमें मार्केट के भोजन अर्थात जंक फूड को नहीं खाना चाहिए और साथ ही साथ स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। दीज वीकन इम्यून सेल एंड रिड्यूस्ड एंटीबॉडी प्रोडक्शन, जिसके द्वारा यहाँ पर एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है। सनलाइट एक्सपोजर, मॉर्निंग सनलाइट गिव विटामिन डी, सुबह की धूप हमें विटामिन डी प्रदान करता है। विच इज़ इसेंशियल फॉर इम्यून इन्फेक्शन, जो प्रतिरक्षा तंत्र के लिए आवश्यक होता है। स्टे स्ट्रेस फ्री, हमेशा तनाव मुक्त रहना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, जो कि हार्मोनल बैलेंस को बनाते हैं तथा प्रतिरक्षण को स्ट्रॉन्ग करते हैं। मेंटेन हाइजीन, स्वच्छता का विशेष ध्यान देना चाहिए। वॉश हैंड रेगुलरली, कीप सराउंडिंग क्लीन एंड फॉलो द हेल्दी हैबिट्स। ये सभी चीज़ें अपने जीवन में हमें प्रभावी बनाना चाहिए। कंक्लूजन, निष्कर्ष पर हम यहाँ पे पहुँचते हैं कि इम्यूनिटी कोई मैजिक प्रक्रिया नहीं है, यह हमारे डेली लाइफस्टाइल का रिजल्ट है। हेल्दी फूड, साउंड स्लीप, एक्सरसाइज एंड पॉजिटिव माइंड ही स्ट्रांग इम्यूनिटी की रियल की हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे स्टे हेल्दी, स्टे इम्यून। हमारे शरीर की यह रक्षा प्रणाली हमें हर पल सुरक्षा प्रदान करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।